नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं आपके साथ हर रात 10 बजे करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करने आता हूं। आज 25 मई है 2025 और आज को पता होना है कि आज ही आपका सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी था। ऐसी होप है कि बहुत अच्छा हुआ होगा और इसी के साथ आज के करंट अफेयर की शुरुआत कर देते हैं और व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। संडे का दिन है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना निम्न में से किससे संबंधित है? हाल में ही ये योजना न्यूज में है। कहने को ये पुरानी योजना है लेकिन न्यूज में है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस योजना के बारे में। देखिए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित है क्या? ऑप्शन बी आदिवासी कल्याण से संबंधित है या ऑप्शन सी अनुसूचित जाति कल्याण से या अन्य पिछड़ा वर्ग से? आपको बताना है कि हाल में ही खबरों में रही प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का संबंध किससे है। देखिए ये योजना का संबंध मुख्य रूप से देखा जाए तो आदिवासी कल्याण से है। आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 8% पॉपुलेशन आदिवासियों की है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की है। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब्स आपको पता होना चाहिए। अगर मैं परसेंटेज वाई बात करूं तो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो आंसर है परसेंटेज वाई और नंबर वाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सबसे कम शेड्यूल ट्राइब्स आपको यूपी में देखने को मिलेंगी, ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा इस योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी और ये 2025 में इस योजना के पूरे कितने साल? 10 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। 2014 के लास्ट में शुरू की गई थी और अब इसको 10 वर्ष होने वाले हैं, इस वजह से ये न्यूज में है क्या? भारत में 75 पीवीटीजी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे पीवीटीजी का मतलब क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि आदिवासियों में कुछ ऐसी आदिवासी समुदाय हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और इनकी संख्या कितनी है? 75 है। ये आपको याद रखना है इनके बारे में। उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के उत्थान हेतु इसकी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना को बेसिकली आदिवासियों के कल्याण के लिए लाया गया है या लॉन्च किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है प्रधानमंत्री वन बंधु योजना के बारे में, याद रखिएगा इसके बारे में। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाल ही खबरों में रहा गुंटाला अभिलेख निम्न में से किसका वर्णन करता है? आपको पता होना चाहिए कि हाल में ही गुंटाला अभिलेख काफी न्यूज में है। अब क्वेश्चन पूछा है कि गुंटाला अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए भारत में सूखे का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज है क्या ये? ऑप्शन बी पहले अरब आक्रमण की बात करता है? ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य के विकास की बात करता है या डी इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है खबरों में रहा गुंटाला अभिलेख का संबंध निम्न में से किससे है। जरा बताइए, सोचिए और इसके बारे में बताइए। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगामी किसी भी एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है। तो गुंटाला अभिलेख, चलिए सबसे पहले मैं इसका आंसर देता हूं, फिर एक एक करके चीजें बताता हूं। भारत में सूखे का प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य है। भारत में प्रथम ऐतिहासिक साक्ष्य जिसमें ड्रॉट यानी कि सूखे के बारे में बात की गई है। तो हाल में ही जो गुंटाला अभिलेख न्यूज में रहा है उसमें भारत में प्रथम सूखे के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। थोड़ा सा ये देखते हैं। पहला अरब आक्रमण, अगर मैं बात करूं तो पहला अरब आक्रमण 711 एडी में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद कासिम के द्वारा ये अटैक किया गया था। ये आपको याद रखना है। कहां पर किया गया था? सिंध वाले रीजन में ये अटैक किया गया था और इसी के साथ ही हमारे देश में इस्लाम की शुरुआत हो गई थी। अगर मैं मौर्य साम्राज्य के विकास की बात करूं तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। एक बुक है मौर्य साम्राज्य से संबंधित जिसका नाम है इंडिका। इस इंडिका नाम की बुक को लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जबकि दूसरी बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। इस बुक को लिखा था किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। आप लोगों ने ये नाम अक्सर सुना होगा, चाणक्य और कौटिल्य। क्या आप इनका रियल नाम जानते हैं? अगर आप इनका रियल नाम जानते हैं तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि चाणक्य का या फिर कौटिल्य का रियल नाम क्या था। और एक और बात याद रखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की मदद से की गई थी। ये भी आपको याद रखना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुंटाला शिलालेख किससे संबंधित है? भारत में सूखे का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज है, यानी कि ड्रॉट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला पहला इंस्क्रिप्शन है गुंटाला इंस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये कहां से मिला है। आइए
कर्नाटक के हावेरी जिले से प्राप्त एक शिलालेख में सूखे के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई, यानी कि लगभग 6307 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसके बारे में एक अभिलेख लिखा गया जिसे मैं और आप गुंटाला अभिलेख के नाम से जानते हैं। यह शिलालेख भारत में किसी प्राकृतिक आपदा से जुड़ा पहला ऐतिहासिक दस्तावेज है और यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? गुंटाला अभिलेख कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, यह बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही यह चंद्रशेखर मंदिर एवं प्राचीन ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, अब देखिए ये मिला कहां है? चंद्रशेखर मंदिर के पास मिला है। और आपको याद रखना है चंद्रशेखर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसमें भगवान शिव के बारे में बताया गया है। ठीक है, कर्नाटक राज्य के हावेरी स्थित गुंटाला नामक गांव से मिला है, इसी वजह से इसका नाम गुंटाला अभिलेख रख दिया गया है। और चंद्रशेखर मंदिर भी आपको कहां देखने को मिलेगा? चंद्रशेखर मंदिर भी आपको हावेरी डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा। अब एक और बात आप याद रखिए कि जो चंद्रशेखर मंदिर है ना, वो द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। आपको एक बात बता देता हूं, भारत में जो मंदिर बनते हैं ना, उनके 3 स्टाइल होते हैं और उन तीनों स्टाइल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे देश में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं और इन 3 शैलियों को क्या बोलते हैं? जरा देखिए, 3 शैलियां हैं मंदिर निर्माण की। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत में, डेट मीन्स नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं वो बनते हैं नागर स्टाइल में। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो नागर शैली में बनते हैं। तो आपको पता होगा कि हाल में अयोध्या का जो राम मंदिर बना है वो कौन से स्टाइल में बना है? नागर शैली में बना है। इसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में जो मंदिर बनते हैं, मध्य भारत में जो मंदिर बनते हैं वो किस में बनते हैं? बेसर स्टाइल में। किसमें? बेसर स्टाइल में, यानी कि वेसर शैली में बनते हैं। और दक्षिण भारत में जो टेम्पल्स बनते हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं वो बनते हैं द्रविड़ स्टाइल में। किसमें? द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नागर, वेसर और द्रविड़ क्या हैं? तो याद रखिएगा ये मंदिर के निर्माण की स्टाइल हैं। जैसे नागर शैली आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, मध्य भारत में बेसर देखने को मिलेगा और साउथ में देखने को मिलेगा द्रविड़ स्टाइल। तो ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा एक और शब्द देखने को मिलता है पंचायतन। तो पंचायतन शब्द भी मंदिरों से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक प्रमुख मंदिर के साथ 5 छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, उसको पंचायतन शैली भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा मंदिरों के निर्माण के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया चंद्रशेखर मंदिर कहां पे बना है, वो भी आपको मैंने बता दिया। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उससे पहले कुछ बातें बता देता हूं। एक योजना है जो न्यूज में है अभी भारत सरकार की, जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। आपको याद रखना है भारत में सागरमाला परियोजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2016 में की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। यानी कि हमारे देश में जो मूवमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, साथ ही पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए सागरमाला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, याद रखिए। और इसके तहत एक गुजरात के लोथल में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का भी निर्माण किया गया है। यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां बनाया गया है? तो गुजरात के लोथल में। और आपको याद रखना है लोथल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक स्थल है जहां पर कुएं के साक्ष्य मिले थे। तो ये भी आपको याद रख लेना यहां। फिर है त्रिशूर पूरम उत्सव, हाल में ही न्यूज में है। त्रिशूर पूरम उत्सव आपको पता है केरल का एक वार्षिक मंदिर उत्सव है और ये इंपॉर्टेंट उत्सव है जो केरल में मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है, जिसमें व्यापक रूप से सभी पूर्वों की जननी के रूप में माना जाता है और इसमें काफी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका मल्टी एजेंसी सेंटर। आपको पता होना चाहिए हाल में ही हमारे देश में पहलगाम अटैक हुआ और इस पहलगाम अटैक में कई सारे लोगों की जानें गई। ऐसे में भारत सरकार ने इस बात को रिटेलिएट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थितियां पाकिस्तान के साथ बनी। तो इसी स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने सारी एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, जैसे रॉ, आईबी, बीएसएफ, आपका आर्मी, एसएसबी, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए एक सेंटर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मल्टी एजेंसी सेंटर। और ये कहां बनाया गया है? तो ये आंसर है, ये दिल्ली में बनाया गया है। ये बात जरूर याद रखिए, ये कहां बनाया गया है? दिल्ली में बनाया गया है मल्टी एजेंसी सेंटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है ध्रुवी भवन और सागर भवन में किस प्रकार की अत्याधुनिक प्रयोगशाला शामिल है? सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि ध्रुवीय भवन यानी कि हमारे देश से ध्रुवों की तरफ जो होने वाले रिसर्च के लिए ध्रुवीय भवन बनाया गया है और समंदर में रिसर्च करने के लिए सागर भवन बनाया गया है। ये दोनों भवन गोवा में बनाए गए हैं। तो क्या ध्रुवीय यानी कि पोलर हाउस और आपका सागर मतलब सी हाउस, ये दोनों कहां बनाए गए हैं? गोवा में बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवीय भवन और सागर भवन में किस प्रकार की अत्याधुनिक प्रयोगशाला शामिल है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा प्रयोगशाला,
ऑप्शन बी एआई अनुसंधान प्रयोगशाला, ऑप्शन सी आई स्कोर प्रयोगशाला और ऑप्शन डी समुद्री जैव विविधता प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का मतलब बेसिकली रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ आई स्कोर प्रयोगशाला बनाई गई है। कौन सी? आई स्कोर प्रयोगशाला यहाँ पर बनाई गई है। दिमाग में रखिएगा, सागर भवन और कौन से ध्रुवी भवन के लिए आई स्कोर प्रयोगशाला बनाई गई है, जहां पर पुराने साक्ष्यों को आइस में रखा जाएगा जिससे कि उन्हें लंबे समय तक बचा के रखा जा सके, इसीलिए ये प्रयोगशाला यहां पर बनाई गई है। याद रखिएगा इसके बारे में। देखिए जरा, गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। गोवा में ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान के लिए पोलर भवन बनाए गए और ये आई स्कोर प्रयोगशाला है। यहां पर कौन सी है? आई स्कोर प्रयोगशाला आपको देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे आइए। निशानेबाज कनक ने किस प्रतियोगिता में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? आपको याद रखना है, हाल में ही एक निशानेबाज काफी ज्यादा न्यूज में है और उनका नाम है कनक सिंह। तो आपसे पूछा है कि उन्होंने किस प्रतियोगिता में भारत को मेडल दिलाया है? कौन सा? गोल्ड मेडल। एशियाई खेलों में, ISSF जूनियर विश्व कप में, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ गेम्स में और ऑप्शन डी ओलंपिक्स गेम्स में। तो जरा बताइए, कनक सिंह के द्वारा हाल में ही भारत को जूनियर उसमें गोल्ड मेडल दिलाया गया है। तो किसमें दिलाया गया है? वो दिलाया गया है ISSF जूनियर विश्व कप में गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया है। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि कनक सिंह का संबंध कौन से गेम से है? तो आंसर है किससे है? जरा बताओ। निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से है। ठीक है, किससे है? शूटिंग से है। देखिए जरा, निशानेबाज कनक ने जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन जर्मनी के सोहेल में हो रहा है और वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है कनक ने। याद रखिएगा, इनका संबंध शूटिंग से है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चागोस द्वीप समूह कहां स्थित है? हाल में ही चागोस द्वीप समूह काफी न्यूज में है। ये लंबे समय से इस द्वीप को लेकर कई देशों में विवाद था, खास करके मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में विवाद था। तो हाल में ही मॉरिशस के फेवर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना डिसीजन सुनाया है और ये कहा है कि ब्रिटेन अब इससे अपना अधिकार हटाए और ये सौंपे जाएं, चागोस आइलैंड ग्रुप जो हैं वो मॉरिशस को दिए जाएं। तो काफी ज्यादा मॉरिशस को इससे फायदा हुआ है और भारत सरकार ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और मॉरिशस को सपोर्ट देने की बात की है। तो क्वेश्चन पूछा है कि चागोस आइलैंड कहां पर हैं? ऑप्शन ए हिंद महासागर में मॉरिशस और मालदीव के बीच में है, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में कैरिबियन के पास है, ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है, ऑप्शन डी भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में ग्रीस के पास है। तो आपको बताना है ये कहां पर है, कौन सा चागोस आइलैंड किस जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो चागोस आइलैंड अभी न्यूज में है, इनकी लोकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है और अब तो ये इस पर पूर्ण रूप से मॉरिशस का कंट्रोल हो गया है और यहाँ पर ब्रिटेन अमेरिका के यहाँ पर एयरबेस भी है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कहाँ पर है ये? हिंद महासागर में मॉरिशस और मालदीव के बीच स्थित है। चागोस आइलैंड हिंद महासागर में, आपको याद रखना है कहाँ पर है? हिंद महासागर में मॉरिशस और मालदीव के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे आइए, देखिए क्या है। चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता की वापसी, डियोगो गार्सिया, शायद चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस को अधिकार मिल गया है और यह अधिकार किसने दिया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने आदेश में यह सुनाया है कि अब ब्रिटेन को अपनी जो लेगेसी है, पुरानी जो कॉलोनियल लेगेसी है, उसको छोड़ना चाहिए और चागोस आइलैंड को स्वतंत्र करके सौंपने चाहिए। किसको? तो आंसर है मॉरिशस को। तो यह बात याद रखिए। और कौन से द्वीप में है? तो आंसर है हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में अंकिता किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खबरों में रही अंकिता का संबंध है, तो ये एक AI एंकर है। अब क्वेश्चन उठता है कि किस राज्य की है, ये आपको समझना है। AI एंकर आपने देखा होगा न्यूज एंकर्स होती हैं, उसी तरह से ये AI आधारित एंकर है जो न्यूज पढ़ के सुनाएगी। तो किसने किया है? ऑप्शन ए क्या वो पश्चिम बंगाल ने किया है, ऑप्शन बी उड़ीसा ने किया है, ऑप्शन सी असम ने, ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। जरा बताइए किस राज्य के द्वारा AI आधारित अपनी एंकर लॉन्च की गई है जो एक क्षेत्रीय भाषा में लोगों को न्यूज पढ़ के सुनाएगी। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो हाल में ही ऐसा किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंकिता नाम की AI एंकर को इंट्रोड्यूस किया है जो असमी भाषा में लोगों को न्यूज सुनाएगी, जिससे कि लोग आसानी से अपनी जो लैंग्वेज है उसमें न्यूज समझ सकें। तो ऐसा हाल में ही किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो इसका संबंध है असम से। असम अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, याद रखिए। आपको पता होना चाहिए कि
जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट एक सक्रिय प्लेस से जुड़ते हैं जिसका नाम है चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पिछले कुछ समय से बांग्लादेश काफी ज्यादा नजर गड़ाए हुए है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में असम के मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि अगर किसी प्रकार की बांग्लादेश के द्वारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक्टिविटी की जाती है तो हम बांग्लादेश पर अटैक कर देंगे और बांग्लादेश के जो दो चिकन नेक हैं वो हम उनसे कट कर देंगे, जिससे कि बांग्लादेश बहुत छोटा सिकुड़ कर रह जाएगा। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। अंकिता आप ही आपको याद रखनी है, एंकर है कहाँ की, तो ये भी एंकर आपको देखने को मिलेगी किस जगह की, जरा बता दीजिए। आंसर है असम की। अगला क्वेश्चन पे आइए, तो देखिए जरा 15 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंकिता नामक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा में न्यूज प्रस्तुत करने वाली एंकर को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर सिस्टम, आपको पता होना चाहिए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और ज़्यादातर स्टेट आदिवासी हैं और ये चाइना और इधर म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इस वजह से इन राज्यों का विकास करने के लिए हाल में ही सरकार ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है? ऑप्शन ए क्या गुवाहाटी में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इम्फाल में और ऑप्शन डी कोहिमा में। जरा बताइए हाल में ही राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन निम्न में से किस राज्य पे किया गया है या किस क्षेत्र पे किया गया है? तो बता दीजिए जरा क्या होगा और किसके लिए है ये? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल में ही हमारे सरकार ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। कहां पर किया गया है? तो आंसर है बताइए नई दिल्ली में। देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन 2025 के में कहां पर किया? भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहां है? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में इसका आयोजन हाल में ही किया गया है। उद्देश्य क्या है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का विकास करना। फिल्म शेप ऑफ मोमो, अब देखिए जरा फिल्म शेप ऑफ मोमो किस फिल्म महोत्सव के किस विशेष कार्यक्रम के लिए चुनी गई है? आपको पता होना चाहिए अभी कांस महोत्सव चल रहा है, फ्रांस में कांस महोत्सव चल रहा है जहां भारत की बहुत सारी पर्सनालिटीज और जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो जा रही है। वहीं पर एक मूवी हमारी पेश की गई है और इस मूवी का नाम क्या है? शेप ऑफ मोमो। तो क्या हो जाएगा? HAF गोज टू कांस कार्यक्रम में इसको दिखाया गया है। और कांस प्रोग्राम कहां पर होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका फ्रांस में। कहां पे होता है? ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, याद रखिए, जहां पर हाल में ही इंडियन मूवी शेप ऑफ मोमो को दिखाया गया है। याद रखिएगा शेप ऑफ मोमो इंडियन मूवी है, याद रखिए। और कौन सी भाषा की? ये भी देखिए। शेप ऑफ मोमो नेपाली भाषा के निर्देशक त्रिवेणी राय हैं, रायपुर सिक्किम के, और यह फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि कांस महोत्सव में यह फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब छोटी छोटी और एक दो न्यूज हैं और उसके बाद अपने आज के करंट अफेयर को खत्म करेंगे। देखिए आज संडे है, न्यूज काफ़ी कम आती हैं, कुछ न्यूज पुरानी थी और एक दो न्यूज आज की हैं, उनको मिलाकर मैंने इन सब को कंपाइल करके आपको पेश किया है। तो देखिए जरा क्या है। PM ई-ड्राइव योजना, हाल में ही एक योजना शुरू हुई है PM ई-ड्राइव योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? भारी उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट की शुरुआत की गई है। यानी कि बेसिकली PM ड्राइव योजना का संबंध किससे है? तो आंसर है कौन से व्हीकल? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से माना जाता है कि कार्बन का एमिशन कम होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए PM ड्राइव योजना शुरू की गई है, जो अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद आता है विश्व कछुआ दिवस। आपको याद रखना है विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है, जिससे कि टॉर्टॉइज यानी कि कछुओं का संरक्षण किया जा सके, कछुओं को बचाया जा सके, इसलिए हर साल विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत 2000 में हुई थी और तब से ये मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो ये थे आज के करंट अफेयर। करंट अफेयर थोड़े कम थे क्योंकि संडे को ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती हैं जो एग्जाम से ओरिएंटेड हो। कुछ करंट अफेयर कल के और कुछ आज के मिलाकर मैंने आपके साथ ये क्लास डिस्कस की है, इसलिए ये क्लास छोटी भी रहेगी। तो ये था आपका करंट अफेयर का क्लास और मैं ऐसी आशा करूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर नोट्स साथ में बनाते होंगे, कुछ की नोट्स लिखते जाते होंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ये सपोर्ट करें। तो इसी बात के साथ मैं आज आपकी अपनी क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक आप ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से और चीज़ों को आगे एक्सपेंड करते रहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।